था। भूतगढ़ एक ऐसा गांव जहां सूरज ढलते ही खिड़कियां बंद हो जाती थी और रास्ते वीरान हो जाते थे। वहां के बूढ़े कहते थे, पुराने कुएं के पास मत जाना, वहां कोई लौटकर नहीं आता। पुराना कुआं। रवि, एक शहर से आया पत्रकार, गांव की प्राचीन कहानियों पर रिपोर्ट बनाने आया था। उसे डरावनी बातों पर यकीन नहीं था। उसने गांव वालों की चेतावनी को मजाक समझा और कैमरा उठाकर रात में अकेले उस कुएं की ओर निकल पड़ा। अजीब आवाजें। जैसे ही रवि कुएं के पास पहुंचा, हवा रुक गई, सूखी घास खड़खड़ाने लगी और कुएं से एक धीमी सी फुसफुसाहट आई। वापसी। रवि ने कैमरा ऑन किया, पर स्क्रीन धुंधली हो गई। अचानक पीछे से किसी ने उसका कंधा पकड़ा। वो पलटा, कोई नहीं था, लेकिन कुएं के अंदर से किसी के रेंगने की आवाज आई। वह झांकने लगा, तभी एक हाथ बाहर आया और उसे भीतर खींच लिया। उसकी चीखें अंधेरे में खो गई। सुबह गांव वाले कुएं के पास पहुंचे। वहां रवि का कैमरा पड़ा था। स्क्रीन पर आखिरी वीडियो चल रहा था। उसमें रवि चिल्ला रहा था, ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये जिंदा है, कहते हैं। अब रवि भी कुएं का हिस्सा बन गया है। अगर आप रात को भूतगढ़ आएं और कोई फुसफुसाए वापसी, तो कभी पीछे मत देखना। रवि के लापता होने के बाद गांव में सनसनी फैल गई। कुछ ने कहा वो शहर लौट गया होगा, पर बूढ़े रामनाथ ने कैमरे की वीडियो देखकर सिर झुका लिया और कहा, वो अब हमारे बीच नहीं रहा, वो अब उनके बीच है। रवि का छोटा भाई आयुष, एक इंजीनियर, अपने भाई की तलाश में गांव आया। उसे अंधविश्वासों पर भरोसा नहीं था, लेकिन जब उसने रवि का कैमरा देखा और उसमें भाई की चीखें सुनी, तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। रात को वह अकेले उसी कुएं के पास पहुंचा जहां आखिरी बार रवि देखा गया था। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, कुएं के चारों ओर धुंध छा गई। आयुष ने मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन की, तभी उसे सामने एक परछाई दिखाई दी। धीरे धीरे वो परछाई उसके पास आने लगी। रवि की परछाई। रवि की आंखें पूरी तरह काली थी और उसकी आवाज में गूंज थी, तू क्यों आया है? एक बार जो अंदर चला गया, वो इंसान नहीं रहता। सच्चाई का खुलासा। आयुष को पता चला कि वो कुआं दरअसल एक प्राचीन तांत्रिक बलिदान स्थल था, जहां आत्माओं को बंद किया गया था। रवि की आत्मा अब उन्हीं में एक बन चुकी थी। उसे आजाद करने का एक ही तरीका था, बलिदान। तांत्रिक किताबों में लिखा था, या तो किसी और को कुएं में चढ़ाओ या खुद उसमें समा जाओ। आयुष ने एक फैसला लिया। सुबह गांव वालों ने देखा कि कुएं के पास अब 2 कैमरे पड़े हैं और दोनों में एक ही फुसफुसाहट रिकॉर्ड थी, वापसी मत करना। 3 महीने बीत चुके थे। भूतगढ़ अब लगभग वीरान हो चुका था। कई लोग गायब हो चुके थे और जो बचे थे उन्होंने गांव छोड़ दिया। लेकिन एक लड़की अभी भी रुकी थी, अदिति, जो आयुष की मंगेतर थी। उसे यकीन था कि आयुष अभी जिंदा है, कहीं उस कुएं में फंसा हुआ। 3 महीने बीत चुके थे। भूतगढ़ अब लगभग वीरान हो चुका था। कई लोग गायब हो चुके थे और जो बचे थे उन्होंने गांव छोड़ दिया। लेकिन एक लड़की अभी भी रुकी थी, अदिति, जो आयुष की मंगेतर थी। उसे यकीन था कि आयुष अभी जिंदा है, कहीं उस कुएं में फंसा हुआ। अदिति ने आधी रात को हवन किया, मंत्र पढ़ा और कुएं में छलांग लगा। लेकिन ये कुआं अब पानी का नहीं था, ये एक परछाइयों की दुनिया में खुलता था। वहां सब कुछ उल्टा था। हवाएं उल्टी बहती थी, आवाजें पीछे से आती थी और वहां खड़े थे रवि और आयुष। पर अब वो वैसा नहीं रहे थे। उनके साथ और भी आत्माएं थीं, सैकड़ों। सभी वहीं फंसी थीं सालों से। अदिति ने अपनी जान की परवाह किए बिना मंत्र दोहराया, उत्तिष्ठन्तु आत्मना स्वच्छता गच्छन्तु मुक्तये। चारों ओर बिजली सी गिरी, आत्माएं कांपने लगी। कुछ चीखीं, कुछ रोईं, कुछ भागी। और तभी कुएं से एक भयंकर चीख उठी, तूने हमें बांध रखा था, अब तेरा अंत है। अचानक सब कुछ शांत हो गया। अदिति जमीन पर गिरी पड़ी थी। रवि और आयुष उसके पास थे, इस बार असली, जिंदा और मुक्त। कुएं से अब कोई फुसफुसाहट नहीं आती थी। भूतगढ़ में पहली बार सूरज ढलते ही डर नहीं छाया। कुएं को ढक दिया गया। मंदिर में पूजा हुई,
और गांव वालों ने राहत की सांस ली। लेकिन कहते हैं, कभी कभी अगर आप चुपचाप उस बंद कुएं के पास खड़े हों तो कोई धीमे से कहता है, वापसी तो सबकी होती है। साल बीत चुके थे। भूतगढ़ अब एक शांत और आधुनिक गांव बन चुका था। कुएं को सीमेंट से पूरी तरह बंद कर दिया गया था और वहां एक छोटा मंदिर बना दिया गया था। पर एक दिन उस मंदिर के पुजारी ने देखा कि कुएं का सीमेंट खुद ब खुद टूट रहा था और उस दरार के बीच से एक लाल आंखें झोंक रही थी। शहर से एक युवा रिसर्चर गांव आया, नाम था कविन। उसने भूतगढ़ की कहानी पर डॉक्यूमेंट्री बनानी शुरू की। अदिति ने उसे मना किया, बोला, उस कुएं की कहानी खत्म हो चुकी है, उसे मत छेड़ना। पर कविन को सनसनी की तलाश थी। उसने रात के समय मंदिर के पीछे कैमरा लगाया। कैमरे में एक अनदेखी परछाई कैद हुई। वो न रवि था, न आयुष, न कोई इंसान। वो कुछ और था। वो था काली आत्मा का मूल, जो उन सभी छायाओं को नियंत्रित करता था जिसने आत्माओं को बांधने के लिए कुएं को बनाया था। वो तांत्रिक आत्मा अब लौट चुकी थी। कविन एक रात मंदिर में घुसा और कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक कर रहा था। तभी उसे पीछे से किसी ने पुकारा, उसकी ही आवाज में। वो पलटा। सामने वो खुद खड़ा था, लेकिन चेहरा बिना आंखों के। कविन चिल्लाया, लेकिन आवाज बाहर नहीं निकली। अदिति की वापसी। अदिति अब एक साध्वी बन चुकी थी, लेकिन जब उसे पता चला कि फिर कोई आया है, उसने एक बार फिर पुराने मंत्र निकाले। पर इस बार मंत्र काम नहीं कर रहे थे, क्योंकि अब जिसे रोका जाना था वो कोई आत्मा नहीं था, वो खुद मृत्यु का रूप था। उस रात भूतगढ़ में फिर कोई घर से बाहर नहीं निकला। दरवाजे बंद, खिड़कियां जड़ी हुई, लेकिन आधी रात को सभी दरवाजे खुद खुल गए। सिर्फ एक बात हवा में गूंज रही थी, अब कोई नहीं बचेगा, या अब वापसी नहीं, कब्जा शुरू हो चुका है। भूतगढ़ अब एक भूतिया गांव नहीं, अंधकार का केंद्र बन चुका था। वहां न सूरज उगता था, न चांद दिखाई देता था। मोबाइल सिग्नल, बिजली, सब कुछ गायब। गांव में जो बचे थे, उनकी आंखें अब सफेद थी। वो अब इंसान नहीं, छाया, दास बन चुके थे। कविन अब परछाई का दूत बन चुका था, और तांत्रिक आत्मा जिसे सभी भूल गए थे, वो अब कालराज बनकर लौट आया था। अदिति ने वर्षों पहले किसी से एक वादा लिया था, अगर कभी वो लौटे तो उसे रोका जाए। अब वो शख्स आया। नाम था नील, एक रहस्यमयी साधक जो भूतगढ़ की रक्षा के लिए प्रशिक्षित हुआ था। उसके पास था त्रिनेत्र कवच, एक दिव्य अस्त्र जो अंधकार को चीर सकता था। पर इस्तेमाल की एक ही शर्त थी, अगर चलाया गया तो चलाने वाले का जीवन तुरंत समाप्त हो जाएगा। नील ने गांव में प्रवेश किया। चारों ओर परछाइयां थीं, बेआवाज, बेरहम, अंधकार की सेना। उसके सामने आया कविन, अब छाया का सेनापति। तुम सबको मुक्त करने आया हूं, नील बोला। तुम कुछ नहीं कर सकते, कविन की छाया बोली। अब ये दुनिया हमारी है। नील ने आंखें बंद की, मंत्र पढ़ा, नमः कालविनाशाय। अचानक उसका कवच जल उठा। एक तेज रोशनी चारों ओर फैली। कालराज प्रकट हुआ, विशाल, काले धुएं से बना, लाल आंखों वाला। नील ने त्रिनेत्र कवच उठाया और एक ही वार में वो अस्त्र फेंक दिया। आकाश फटा, जमीन कांपी, और फिर सब कुछ शांत हो गया। नील अब वहां नहीं था, पर उसका बलिदान रंग लाया। कविन की आत्मा मुक्त हुई, परछाइयां जल गईं और सूरज फिर से निकला। अंतिम अध्याय। उजाला भूतगढ़ फिर से बस गया, लेकिन मंदिर के पास एक मूर्ति बनाई गई जिसके नीचे लिखा था, यहां वो सोया है जिसने अंधेरे को हराया और कभी वापस नहीं आया। अदिति दूर कहीं हिमालय में ध्यानस्थ हो गई, और नील रात के सबसे गहरे अंधेरे में अगर किसी गांव में फिर कोई छाया दिखे तो वो शायद अंतिम रक्षक की आत्मा हो,